आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। फंक्शन की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी थी, जब हमने प्री डिफाइंड फंक्शंस पढ़े थे स्टार्ट में। तो डेफिनेशन इसकी सिंपल सी है, वो आपने याद रखनी है। इट इज ए नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड। एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसका एक हम नाम रख देते हैं टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, जो एक खास काम करता है उसे हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है। हम फॉर एग्जांपल एडिशन के लिए एक फंक्शन बना सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए एक बना सकते हैं, एरिया फाइंड करने के लिए एक बना सकते हैं। यानी कि एक खास काम करने के लिए हम जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे और उनका एक नाम रख देंगे, उसे हम कहेंगे फंक्शन। इससे पहले हम यूजर डिफाइंड सॉरी प्री डिफाइंड फंक्शन जो है वो देख चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम अपने फंक्शन कैसे बना सकते हैं। वी डिफाइन फंक्शंस वंस एंड कैन यूज देम मल्टीपल टाइम्स। एक दफा हम उन्हें प्रोग्राम में बना लेंगे और फिर बार बार उन्हें हम यूज कर सकते हैं। ये फंक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज है, आपको एक ही काम बार बार नहीं करना पड़ता। नॉर्मली वी डिफाइन फंक्शंस व्हेन वी हैव टू रिपीट सेम कोड मल्टीपल टाइम्स। तो उस वक्त हमें फंक्शन बनाना है कि जब हमें एक ही काम को बार बार करने की जरूरत पड़ती है। अगर पूरे प्रोग्राम में हमने एक ही काम एक ही दफा करना है तो फिर तो हम फंक्शन अभी बनाए तो चल जाता है। लेकिन आज के बाद आपने ये जेहन में रखना है कि जब भी कोई स्पेसिफिक काम करना है ना, तो कोशिश करें कि उसका फंक्शन बना लें। Our program has at least one function called main। हमारे प्रोग्राम में कम से कम एक फंक्शन होता है जिसे हम मेन कहते हैं। तो इससे तो आप सारे फेमिलियर हैं। जब हम नया प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर एक मेन फंक्शन होता है। फंक्शन की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि उसके एंड पे हम इस तरह ये ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज करते हैं, ब्रेसेस आप कह लें। ये फंक्शन की पहचान होती है। तो कम से कम एक फंक्शन हमारे प्रोग्राम में जरूरी है। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन। जब भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होनी है ना, वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होनी है। अगर मेन फंक्शन ही नहीं होगा आपके प्रोग्राम में तो वहां पे एरर आ जाएगी। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि मिनिमम एक फंक्शन जो है ना वो बाय डिफॉल्ट मेन, वो हमारे प्रोग्राम में जरूर होना चाहिए। अच्छा जी, फंक्शन के दो टाइप्स हैं जिस तरह पहले भी मैंने डिस्कस किया है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस को हम प्री डिफाइंड फंक्शंस भी कहते हैं। ये हम ऑलरेडी शुरू के जो लेक्चर है, मेरे लेक्चर 3 या 4 है, उनमें हम देख चुके हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। अगर आपने प्री डिफाइंड फंक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक मैं इधर दे दूंगा जी। तो फंक्शंस के दो टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। कुछ फंक्शन है जो ऑलरेडी हमें सी प्लस प्लस ने दे दिए हैं, जिस तरह मैक्स है, मिनिमम है, पावर है, स्क्वायर रूट है। ये फंक्शन है जो ऑलरेडी दे दिए। मैथ के जो फंक्शन है, स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन है जो कॉमन यूज होने वाले हैं ना, वो हमें ऑलरेडी उन्होंने प्रोवाइड कर दिए हैं, हमने जस्ट उनको यूज कर लेना है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि हम अपने फंक्शन कैसे बना सकते हैं। ये है जो तरीका फंक्शन बनाने का, इसे कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप। तो ये चार चीजें नहीं देखिए जो इंपॉर्टेंट है, जो आपने ध्यान में रखनी है। फंक्शन डिक्लेरेशन में आपने बताना है फंक्शन का नाम क्या है, उसमें पैरामीटर्स कितने हैं, उनकी डेटा टाइप क्या है, और फंक्शन की रिटर्न टाइप। जो भी फंक्शन कोई कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन करके तो कोई रिजल्ट रिटर्न करता है ना, उस फंक्शन की रिटर्न टाइप वो होगी जिस टाइप की कैलकुलेशन करके रिजल्ट उसे रिटर्न किया है। हो सकता है कोई इंटीजर कैलकुलेशन हो सकता है कोई फ्लोट कैलकुलेशन हो सकता है कोई स्ट्रिंग की कैलकुलेशन हो सकता है कोई ट्रू या फॉल्स बताना हो। इस तरह आप फंक्शन की रिटर्न टाइप बता सकते हैं। लेकिन अगर किसी फंक्शन ने कुछ भी रिटर्न नहीं करना, उसकी रिटर्न टाइप वाइड होगी, क्योंकि वो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। तो ये सिंटैक्स, ये आपको बताया गया नीचे। सिंटैक्स में देखिए, सबसे पहले रिटर्न टाइप है, फिर फंक्शन नेम, और ब्रैकेट के अंदर आपने बताने हैं पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स 1 2 3, ये जितने मर्जी पैरामीटर आप बता सकते हैं, और इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान आपने ये फंक्शन की बॉडी लिखनी है। तो ये सिंटैक्स है, आप इनको वायलेट करेंगे तो वहां पे एरर आ जाएगी। ये देखिए जी, एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टार की लाइन जो है वो बनानी है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम मैंने रखा है जी स्टार लाइन। अब ये क्या कर रहा है, एक स्टार की लाइन प्रिंट कर रहा है, 100 स्टार्स की एक लाइन जो है वो प्रिंट कर रहा है। अब इसका नेम इधर क्या है जी, फंक्शन का नेम है इसका स्टार लाइन। इसकी रिटर्न टाइप है जी वाइड, चूंकि इस फंक्शन ने कुछ भी रिटर्न नहीं करना, जस्ट जैसे स्टार प्रिंट करने हैं, लिहाजा इसकी रिटर्न टाइप वाइड है। अब इसमें ये जो
पैरेंथेसिस हैं ये हाली हैं क्योंकि इसके अंदर पैरामीटर कोई नहीं, लिहाजा हमने इनको ब्लैंक रख देना है। और फंक्शन बॉडी जो सी ना वो इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान लिखी गई है, ये फंक्शन बॉडी है। आइए इसको टाइप करते हैं, देखते हैं ये क्या करता है जी। इधर मैं क्या करता हूँ, फंक्शन जब मैंने बनाना है तो मेन से पहले मैंने बनाना है रिटर्न टाइप इसकी वाइड रखनी है और इसका नाम रख देना मैंने स्टार लाइन। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये 100 स्टार प्रिंट करेगा ना, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 100 और i प्लस प्लस। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सी आउट कर देते हैं स्टार, और जब ये पूरा लूप चल जाएगा उसके बाद हमने करना सी आउट एंड एल कर दे। ये हमने इस सी आउट के साथ नहीं करना, वरना ये सारे स्टार वर्टिकल फॉर्म में जो है ना वो आ जाएंगे। हर एक स्टार के बाद वो प्रिंट हो जाएगा, लाइन ब्रेक जोन से न्यू लाइन आ जाएगी। इसलिए हमने जब ये पूरा लूप चल जाएगा तो एंड पे ये हमने जो सा ना वो एंड एल यूज किया। अब इसको कॉल कैसे करना है, फंक्शन को कॉल करने का सिंपल तरीका है कि आपने उसका नाम लिख देना स्टार लाइन। ये देखें, ये मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया। जो ही हम फंक्शन का नाम लिखेंगे ना तो ये फंक्शन कॉल हो जाता है। अगर देखें मैं इसको फंक्शन का नाम नहीं लिखता और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोग्राम को, तो ये देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। जब मैं इस फंक्शन का नाम लिखूंगा, जो फंक्शन आपने बनाया उसका नाम लिखेंगे तो ये फंक्शन, इसे कहते हैं फंक्शन कॉल, ये फंक्शन कॉल है। तो मेन से जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होनी है। मेन के बाद कंपाइलर ने देखना है कि जी एक फंक्शन आ गया स्टार लाइन। जब स्टार लाइन का फंक्शन आएगा कंपाइलर ने जंप करना है इस स्टार लाइन के फंक्शन पे, इस पूरे फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, दोबारा मेन पे आना है और फिर जो स्टार लाइन के बाद स्टेटमेंट्स है ना वो एग्जीक्यूट कर देनी है। तो चूंकि उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं, लिहाजा प्रोग्राम रुक जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखें 100 स्टार्स की एक लाइन प्रिंट हो गई है। अब देखिए इसका ये फायदा है कि मैं फॉर एग्जांपल एक और स्टार लाइन प्रिंट करना चाहता हूँ। स्टार लाइन मैंने 2 दफा कॉल कर लिया, इसके बाद मैं सी आउट कर देता हूँ वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। इसको थोड़ा सा टैब दे देते हैं, आप \t यूज कर सकते हैं टैब के लिए। इसके एंड पे \n कर लें और इधर दोबारा आप स्टार लाइन जो है वो प्रिंट कर लें। अब देखिए अगर ये फंक्शन ना होता तो हमें ये जो लूप है, ये जो 3 स्टेटमेंट हम लिखी है ये बार बार लिखनी पड़नी थी। इस स्टार लाइन की जगह 3 ये 3 और 3 6, 6 और 3 9 स्टेटमेंट्स हमें जो है ना वो एडिशनल लिखनी पड़नी थी। और अगर फ्यूचर में हमने इसको और भी यूज करना था तो उतनी ही हमें ज्यादा लिखनी पड़नी थी। और अगर कल को हमने चेंज करना है, फॉर एग्जांपल 100 की जगह हम 50 या 70 स्टार करना चाहते हैं, तो हमें हर जगह पे जाके वो चेंज करना पड़ेगा। अब हमें सिर्फ एक जगह पे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये देखें 2 स्टार लाइन आ गई, फिर उसके बाद वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और उसके बाद फिर स्टार लाइन। तो ये फायदा है जी फंक्शंस का। ये फंक्शन हमने फंक्शन डिक्लेयर किया और ये हमने फंक्शन कॉल किया जी। तो ये था फंक्शन डिक्लेरेशन कि आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया जी। उसके बाद कॉलिंग ए फंक्शन, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जब हमने फंक्शन एक बनाया, जब तक हम उसको कॉल नहीं करते तो फंक्शन जो होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। मेन फंक्शन है जी जिसने ऑटोमेटिकली कॉल होना है, जब जो ही आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है मेन फंक्शन ऑटोमेटिकली चल जाएगा। लेकिन बाकी जितने फंक्शन है जब आप उन्हें कॉल करेंगे तो वो एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। बेशक आपने 100 फंक्शन लिख दिए लेकिन कॉल एक को भी नहीं किया तो एक भी फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। वी कैन कॉल ए फंक्शन बाय इट्स नेम, तो हमने उसका नाम लिखना है, ब्रेसेस स्टार्ट और क्लोज करनी है और फंक्शन कॉल हो जाएगा। अच्छा जी, एक टर्म इधर यूज होती है फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। फंक्शन के दो हिस्से होते हैं, पहला है जी फंक्शन डिक्लेरेशन, रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द फंक्शन एंड पैरामीटर। ये तीन चीजों को हम कहते हैं जी डिक्लेरेशन, और जो बॉडी है उसकी उसे हम कहते हैं जी फंक्शन डेफिनेशन। तो ये देखिए जिस तरह कमेंट्स में बताया गया है, वाइड स्टार लाइन ये है जी डिक्लेरेशन, और ये जो दो ब्रैकेट्स के दरमियान जो आपने लिखा है कोड, इसे हम कहते हैं जी फंक्शन बॉडी। ठीक है, ये दो टर्म्स आपने याद रखनी है, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। फंक्शन बॉडी भी कहते हैं और फंक्शन डेफिनेशन भी कहते हैं।
वी हैव टू प्लेस फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन बिफोर द मेन। तो हमने पिछले प्रोग्राम में देखा है कि मेन से पहले हमने डिक्लेरेशन और डेफिनेशन जो है वो लिखनी है। इफ वी डिक्लेयर एंड डिफाइन द फंक्शन आफ्टर मेन देयर विल बी एरर, यानी कि अगर ये जो फंक्शन है इसको मैं डिक्लेयर और डिफाइन करता हूँ इधर से मेन के बाद, ये देखिए यहाँ पे एरर आ जाएगी। मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखिए ये एरर आ गया। ये क्या एरर है? स्टार लाइन वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। वो कह रहा है जी स्टार लाइन डिक्लेयर ही नहीं हुआ, जबकि स्टार लाइन हमने डिक्लेयर तो किया है लेकिन हमने मेन के बाद किया है। तो आपने जेन में रखना है कि हमने फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन करना है मेन से पहले। However, it is possible to separate the declaration and definition of the function for code optimization। कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम डिक्लेरेशन और डेफिनेशन को अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे? इन दिस केस फंक्शन डिक्लेरेशन, हमने फंक्शन डिक्लेरेशन को, अब यहाँ पे एक और टर्म आ गई जी आपको, देखिए फंक्शन प्रोटोटाइप। तो ये टर्म्स जो नेम आएंगे नए नए, ये आपने जेन में रखने हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन को हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं। मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर मेन, हम फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं मेन से पहले और उसको डिफाइन कर सकते हैं मेन के बाद। तो ये हमारे पास ऑप्शन है जी कि हम फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन अलग अलग कर ले। कैसे? ये देखें, ये जो फंक्शन है इसको मैं इधर से खत्म करता हूँ और इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ मेन के बाद, लेकिन इसको डिक्लेयर करना जरूरी है मेन से पहले। अब डिक्लेयर में क्या आ जाएगा जी? सिर्फ फंक्शन का नाम, फंक्शन की रिटर्न टाइप, उसका नाम, और अगर कोई पैरामीटर है तो वो आपने बता देने हैं। इसे कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन। ये है फंक्शन डिक्लेरेशन और ये क्या है? ये है फंक्शन डेफिनेशन। अब ये चलेगा, अब इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखें ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसका क्या एडवांटेज है? बाज़ ऐसा होता है कि आपने फंक्शन आपके प्रोग्राम में बढ़ते जा रहे हैं सारे, अगर आप मेन से पहले डिफाइन करते जाएं तो फिर मेन जो होता है ना वो नीचे चला जाता है और चेंजेस अगर कोई करनी हो तो फिर आपको स्क्रॉल करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम आ सकती है, या बाज़ दफा ना कोड ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। कोड ऑप्टिमाइजेशन से क्या मुराद है? कोड को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना। तो अगर आप डिक्लेयर ऊपर करते हैं और डिफाइन मेन के बाद करते हैं तो ये हम बेहतर अप्रोच है प्रोग्रामिंग को करने की। तो ये जब आप फ्यूचर में लार्ज प्रोग्राम जब किया करेंगे ना तो वहां पे आपको जाकर एग्जैक्ट इसकी समझ आएगी कि इसको सेपरेट करना क्यों जरूरी है। तो बहरहाल इस प्रोग्राम में, इस कोर्स में आप बेशक इसको डिफाइन कर लें मेन से पहले, या ये सेकंड अप्रोच यूज कर लें कि डिक्लेयर मेन से पहले कर लें डिफाइन बाद में कर लें, तो भी ये काम चलेगा जी। ये एग्जांपल है जो मैंने आपको दिखाई भी है। ये ऊपर जो स्टेटमेंट हमने लिख दी है ये डिक्लेरेशन है, ये फंक्शन कॉल है और ये नीचे फंक्शन की हमने डेफिनेशन की है। हाँ जी, इसके बाद हमने देखना है कि फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स हैं और आर्गुमेंट्स है वो क्या होते हैं। फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड विद पैरामीटर्स, हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी पास टू फंक्शन एज ए पैरामीटर, हम किसी फंक्शन को इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं पैरामीटर के जरिए। पैरामीटर्स एक्ट एज ए वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन, यानी कि जो पैरामीटर्स हैं वो वेरिएबल के तौर पे बिहेव करेंगे सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर, उस फंक्शन से बाहर नहीं। ये ध्यान में रखना है आपने। वी कैन ऐड एज मेनी पैरामीटर्स एज वी नीड, जस्ट सेपरेट देम विद ए कॉमा। तो ये लाइन से जाहिर है कि हम जितने मर्जी पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं, सिर्फ आपने उनको कॉमा के जरिए सेपरेट करना है। व्हेन ए पैरामीटर इज पास टू ए फंक्शन, जब एक पैरामीटर फंक्शन को पास किया जाता है उसे हम आर्गुमेंट कहते हैं। और पैरामीटर क्या होता है? जो फंक्शन की डिक्लेरेशन के टाइम में हम लिखते हैं वो पैरामीटर है। अभी इसकी हम एग्जांपल करते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि पैरामीटर और आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस है। इन द नेक्स्ट एग्जांपल n इज ए पैरामीटर एंड 50 इज आर्गुमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सी है जी? ये अब ये देखिए ये जो एग्जांपल है इसमें देखिए हमने जो फंक्शन बनाया ना उसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दिए n। अब हमने ये लूप कहां से कहां तक चलाया? हमने 1 से लेके n तक चलाया है। अब जो पैरामीटर हम इसको पास करेंगे ना उतनी दफा ये स्टार प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है और ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया जी 50। तो ये जो 50 है ये आर्गुमेंट है और n जो है ना ये पैरामीटर है। ये देखें अभी तक ये जो फंक्शन है स्टार लाइन का ये 100 स्टार प्रिंट करेगा। मैं चाहता हूँ कि जी ये हर दफा डिफरेंट स्टार प्रिंट करे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बताना पड़ेगा इधर एक
इंटीजर n, ये मैंने फंक्शन की डिक्लेरेशन में लिख दिया कि जब भी ये फंक्शन कॉल होगा एक पैरामीटर इसको चाहिए होगा। इधर भी मुझे जो, अब याद रखिएगा डिक्लेरेशन और डेफिनेशन सेम होनी चाहिए। अगर आपने इधर एक पैरामीटर रखा है तो इधर भी आपको एक पैरामीटर रखना पड़ेगा। अब हम इस लूप को क्या चला देते हैं, लेस देन इक्वल टू n कर देते हैं। अब जो n की वैल्यू है उतनी दफा ये लूप चलेगा। n की वैल्यू कैसे बताई जाएगी, फंक्शन कॉल में, ये फंक्शन कॉल है। अब देखिए ये लाजमी है कि अगर आपने फंक्शन में पैरामीटर रखा है, ये पैरामीटर है, जब आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया तो उसमें पैरामीटर आपने बताया है। जब आपने फंक्शन कॉल किया तो आपने पैरामीटर बताना है। अगर आप पैरामीटर नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए एरर आ गई है। क्या एरर है जी, टू फ्यू आर्गुमेंट्स टू फंक्शन स्टार लाइन। वो कहते हैं जी आर्गुमेंट थोड़े हैं, यानी कि जब आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया है तो आपने बताया है कि इसके अंदर एक पैरामीटर होगा, लेकिन जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो आप पैरामीटर नहीं बता रहे। तो जब हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है उसके अंदर एक पैरामीटर है, तो फंक्शन कॉल में लाजमी तौर पे उस पैरामीटर की वैल्यू होनी चाहिए। अब n की वैल्यू अगर मैं इधर पास कर देता हूँ जी 100, अब क्या होगा, ये 100 पास होगा इस n में, और ये लूप जॉनसन है ये n टाइम्स चल रहा है, तो मींस कि 100 स्टार प्रिंट कर रहा है ये। अब ये दूसरी दफा जो है स्टार लाइन इधर मैं कर देता हूँ जी 80। अब क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, लेकिन अब ये जो आर्गुमेंट है वो आपने 80 दिया है, ये जो 80 है ये पास होगा इस n में, इस 80 की वैल्यू पास होगी इस n में, और ये लूप कितनी दफा चल रहा है, ये n टाइम चल रहा है। इसका मतलब है कि 80 टाइम स्टार प्रिंट हो जाएंगे। इसके बाद प्रिंट होगा वेलकम टू जोशी आपके साथ। अब ये जो स्टार लाइन का फंक्शन है इधर मैं लिख देता हूँ जी 150। अब यहाँ पे 150 स्टार प्रिंट होंगे। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखें जी पहले 100 स्टार प्रिंट हुए हैं, फिर 80 स्टार प्रिंट हुए हैं, और ये देखें उसके बाद 150 स्टार प्रिंट हो गए हैं। तो इस तरह आप पैरामीटर यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा जब फंक्शन आप डिक्लेयर कर रहे हैं ना, यहाँ पे अगर आप पैरामीटर का नाम नहीं भी लिख दे तो भी चल जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखें ये एग्जीक्यूट हो गया। फंक्शन डिक्लेरेशन में बेसिकली आपने ये बताना होता है कि हम एक फंक्शन यूज करेंगे, उसका नाम होगा स्टार लाइन, और एक पैरामीटर उसको हमने पास करना है, और उसकी टाइप आपने बता देनी है कि उसकी टाइप इंटीजर होगी। उसका नाम बताना जरूरी नहीं है फंक्शन डिक्लेरेशन में, लेकिन जब आप डेफिनेशन लिख रहे हैं यहाँ पे इसका नाम बताना जरूरी है। अगर यहाँ पे आप नाम नहीं बताएंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगी कि भाई आप पैरामीटर पास कर रहे हैं तो देखिए उसका नाम ही नहीं है। वो कह रहा है एरर, एरर क्या है जी, ये देखिए n was not declared in the scope। वो कह रहा है जी n तो डिक्लेयर ही नहीं है। तो इधर आपने n को डिक्लेयर करना है, और आपको जिस तरह मैंने पहले बताया था कि n जो है ये एज ए वेरिएबल यूज होगा इस फंक्शन के दौरान। अब ये जो n है ये सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर जो है एक्सेसिबल है, ये मेन में एक्सेसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर लिखता हूँ सी आउट n, अगर मैं करूँ तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। ये देखें क्या एरर आई है, n वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। वो कह रहा है जी n जो है वो डिक्लेयर ही नहीं किया आपने। तो ये जो n है ये याद रखिएगा ये सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर अवेलेबल है। ये जो पैरामीटर है ना, ये पैरामीटर सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर अवेलेबल होता है, किसी दूसरे फंक्शन में अवेलेबल नहीं होता। तो इस तरह आप पैरामीटर के जरिए फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ जी, आप एक से ज्यादा पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। वी कैन यूज एज मेनी पैरामीटर्स एज वी नीड। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। व्हेन वर्किंग विद मल्टीपल पैरामीटर्स फंक्शन कॉल मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है जी, द फंक्शन कॉल मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एज द पैरामीटर्स। यानी कि जब आपने एक से ज्यादा पैरामीटर फंक्शन डिक्लेरेशन के वक्त बताए हैं, तो जब आपने फंक्शन कॉल करनी है तो उतने ही आर्गुमेंट्स होने चाहिए जितने आपने उसमें पैरामीटर लिखे हुए हैं। और आर्गुमेंट्स मस्ट बी पास इन द सेम ऑर्डर, और उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। यानी कि अगर आपने पैरामीटर रखे हैं दो, इंटीजर और फ्लोट, तो आपने जो फंक्शन कॉल है वहां पे भी आपने उसी सीक्वेंस में उनको कॉल करना है। कैसे, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखें एक एग्जांपल, इधर हम क्या करते हैं, ये जो हम प्रिंट कर रहे हैं सी आउट स्टार प्रिंट कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि जी जो सिंबल मैं चाहूं वो प्रिंट करूं। तो उसके लिए मुझे दो पैरामीटर इसमें करने पड़ेंगे, एक इंटीजर है, दूसरा है करैक्टर। करैक्टर क्योंकि जो सिंबल है वो करैक्टर टाइप की होती है ना, मैं तो इधर भी मुझे इंटीजर n और करैक्टर ch कह लें आप, वो पास करना पड़ेगा।
अब ये देखिए, आपने जब फंक्शन डिक्लेयर किया है तो आपने बताया है कि 2 पैरामीटर हैं। जब आपने फंक्शन कॉल करनी है तो वहां पे भी आपने 2 पैरामीटर बताने हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सी आउट में मैंने स्टार लिखा हुआ ना, इधर मैं कर देता हूँ जी सी एच, यानी कि जो करेक्टर वेरिएबल इधर पास होगा ना वो ही प्रिंट हो जाएगा। तो इधर मैं क्या करता हूँ, कॉमा लगा के तो मैं इधर पास कर देता हूँ सिंगल कोट्स में, इधर मैं कर देता हूँ जी डॉलर साइन। और इधर जब मैंने 80 कॉल किया ना, इधर मैं कॉमा लगा के तो इधर मैं पास कर देता हूँ जी प्लस सिंबल। और यहाँ पे जहाँ पे 150 कॉल किया है, इसको 120 हम कर देते हैं। इधर मैं पास कर देता हूँ जी चलिए माइनस की सिंबल है, ये पास कर देते हैं जी। अब ये देखिए, आपने बताया है कि जी आपके फंक्शन में 2 पैरामीटर होंगे, पहला इंटीजर का होगा, दूसरा करैक्टर टाइप का होगा। अब आप ये करैक्टर को पहले नहीं लिख सकते, आपने जिस सीक्वेंस से लिखा है उसी सीक्वेंस से आपने फंक्शन कॉल में लिखना है। पहले इंटीजर है फिर करैक्टर, यहाँ पे भी पहले इंटीजर और फिर करैक्टर होना चाहिए। तो अब क्या हुआ है, पहली दफा ये जो फंक्शन कॉल होगी 100 पास होगा एन में, और ये डॉलर साइन पास होगा सी एच में। ये चलेगा 100 टाइम्स और प्रिंट क्या करेगा सी एच, यानी कि जो सिंबल आपने पास किया वो प्रिंट हो जाएगी। फिर स्टार लाइन एग्जीक्यूट होगा। अब 80 पास होगा एन में और प्लस पास होगा सी एच में। अब ये लूप चलेगा एन टाइम्स, यानी कि 80 टाइम्स क्या प्रिंट होगा, प्लस जो आपने सी एच में पास किया है। इसी तरह जब ये फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होगी 120 पास होगा एन में, ये माइनस जो है ये पास होगा सी एच में, और 120 टाइम्स ये पास हो, ये प्रिंट हो जाएगा माइनस सिंबल। इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखें 100 टाइम्स डॉलर साइन प्रिंट हुआ है, 80 टाइम्स प्लस, फिर वेलकम टू जोसिया गुजरात, और फिर जॉनसन है ये 120 टाइम्स ये सिंबल प्रिंट हो गया है। तो इस तरह आप मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें मैंने फंक्शन जो डेफिनेशन है, ये फंक्शन डेफिनेशन पूरी मैंने मेन से पहले लिखी हुई है, लिहाजा इधर मैंने इन पैरामीटर्स का नाम लिखना जरूरी है। यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रही है तो यहाँ पे आपने फंक्शन कॉल कर लेनी है। लेकिन अगर आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं मेन के बाद, तो फिर आपको डिक्लेयर उसको पहले करना पड़ेगा। इसके बाद है जी डिफॉल्ट पैरामीटर्स। वी कैन आल्सो यूज डिफॉल्ट पैरामीटर्स वैल्यू बाय यूजिंग इक्वल साइन। तो इक्वल साइन के जरिए हम डिफॉल्ट पैरामीटर पास कर सकते हैं। इफ वी डोंट प्रोवाइड आर्गुमेंट ड्यूरिंग फंक्शन कॉल, देन डिफॉल्ट पैरामीटर विल बी यूज्ड। अगर आप फंक्शन कॉल करते हैं और डिफॉल्ट जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू नहीं देते, तो फिर जो आपने डिफॉल्ट वैल्यू दी होगी ना वो यूज हो जाएगी। कैसे, अभी इसकी एग्जांपल करते हैं तो इसकी समझ आ जाती है। डिफॉल्ट पैरामीटर को हम ऑप्शनल पैरामीटर भी कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑप्शनल पैरामीटर मस्ट बी एट द एंड ऑफ द पैरामीटर लिस्ट। तो ऑप्शनल पैरामीटर लास्ट पे होना चाहिए। जी, ये एक एग्जांपल दी गई है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं फंक्शन कॉल करूं, लेकिन ये जो सेकंड है, अभी देखिए जी मैं क्या करता हूँ, ये डॉलर साइन इधर मैं नहीं लिखता। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एरर आ जाएगी। क्या एरर आई है, टू व्यू आर्गुमेंट्स टू फंक्शन कॉल। वो कह रहे हैं जी आपने आर्गुमेंट्स थोड़े दिए हैं। अब देखिए, आपने बताया हुआ है कि जो फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर हैं, लेकिन जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जब आर्गुमेंट्स देने की बारी आई तो आपने एक दे दिए, तो यहाँ पे एरर आ जाती है। जितने पैरामीटर्स हैं उतने ही आर्गुमेंट्स होने चाहिए। मैं चाहता हूं कि अगर मैं जो सेकंड पैरामीटर है ये अगर ना दूं, तो बाय डिफॉल्ट जो है ना वो स्टार प्रिंट हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, करेक्टर, इसका जो नाम है जी सी एच इज इक्वल टू स्टार, या इसको पहले इधर करके देखते हैं। ये डिक्लेरेशन है, डेफिनेशन में करेक्टर इज इक्वल टू स्टार, ये देखिए मैंने स्टार लिख दिया। अब ये क्या बन गया, ये डिफॉल्ट पैरामीटर हो गया, यानी कि अब आप इसकी वैल्यू ना भी दें तो भी एरर नहीं आएगी। अब देखें जिसकी मैं वैल्यू नहीं देता, इसको मैंने खत्म कर दिया। अब क्या होगा कि जो सेकंड पैरामीटर है, जो जिसकी वैल्यू आपने नहीं दी, तो बाय डिफॉल्ट उसकी स्टार जो है वो यूज हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करें। अच्छा जी, इधर भी आपने इसका नाम लिखना है सी एच। अब डिफॉल्ट की सूरत में आपने इधर डिक्लेरेशन में भी लिखना है। क्या आ रही है जी, डिफॉल्ट आर्गुमेंट गिवन फॉर पैरामीटर 2 ऑफ वाइड स्टैटिक इंटीजर। डिफॉल्ट आर्गुमेंट गिवन फॉर पैरामीटर 2। जी, डिफॉल्ट जब आप आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर,
तो आपने फंक्शन डिक्लेरेशन के साथ बता देनी इसकी वैल्यू, फंक्शन डिक्लेरेशन के साथ आपने बता देनी है कि ये डिफॉल्ट वैल्यू है, और फंक्शन डेफिनेशन में आपने नहीं बतानी। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखें ये स्टार प्रिंट हो गया, यानी कि जहां पे आपने फंक्शन कॉल की है और आपने सेकंड पैरामीटर नहीं बताया, वहां पे ये डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो गई है। ये जो स्टार है ना, ये डिफॉल्ट वैल्यू के तौर पे वहां पे यूज हो गया। जब आपने ये वाली फंक्शन कॉल की है, यहाँ पे आपने देखे सेकंड आर्गुमेंट बताया हुआ है प्लस, यहाँ पे स्टार यूज नहीं होगा क्योंकि आपने सेकंड आर्गुमेंट बता दिया, यहाँ पे प्लस यूज हो जाएगा। ये भी जो फंक्शन यहाँ पे देखिए तो माइनस सिंबल है, ये आपने सेकंड पैरामीटर के तौर पे बताई हुई है, यहाँ पे भी ये यूज हो जाएगी। जहां पे आप सेकंड पैरामीटर नहीं बताएंगे वहां पे ये डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाएगी। तो इस तरह आपने डिक्लेरेशन में करना है और डेफिनेशन में नहीं करना है। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि आप पूरा फंक्शन जो है ना इधर से कट करें और पूरा फंक्शन जो होता है वो इधर डिफाइन कर दें। अब आप इधर इसकी वैल्यू दे सकते हैं इस तरह, तो अब भी ये एग्जीक्यूट होगा। ये देखें ये एग्जीक्यूट हो गया। पहली देखें फंक्शन कॉल जहाँ पे हमने सेकंड पैरामीटर जब बताया वहां पे डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो स्टैटिक है वो यूज हो गया, ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट है जो यूज हो गया। तो इस तरह आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये फंक्शन डेफिनेशन पूरी जो है ना वो मेन से पहले है, तो आप इस तरह कर लें। अगर आप फंक्शन डिक्लेरेशन डेफिनेशन सेपरेट कर रहे हैं तो फिर उस तरीके से जिस तरह मैंने आपको बताया। इस तरह जी कुछ फंक्शन है जो वैल्यू रिटर्न करते हैं। अभी तक हमने जो फंक्शन देखे हैं वो वॉइड फंक्शन है, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे। लेकिन हम ऐसे फंक्शन भी बना सकते हैं जो वैल्यू रिटर्न करें। द void कीवर्ड इंडिकेट्स दैट द फंक्शन शुड नॉट रिटर्न ए वैल्यू। इफ वी वांट ए फंक्शन टू रिटर्न ए वैल्यू वी कैन यूज डेटा टाइप। अगर हम फंक्शन चाहते हैं कि फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करे, तो हमने जिस तरह की वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं ना वो वाली डेटा टाइप हमने उसके साथ लिख देनी है। और उसके लिए जरूरी है कि हम इनसाइड जो फंक्शन है उसके अंदर हम फंक्शन के अंदर कीवर्ड रिटर्न जो है ना वो यूज करें। वी हैव टू यूज रिटर्न कीवर्ड इनसाइड द फंक्शन अगर वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। वैल्यू रिटर्निंग फंक्शंस कैन बी यूज्ड इन सी आउट एज वेल एज कैन बी असाइन्ड टू ए वेरिएबल। तो ये आपने बात याद रखनी है कि जो वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन है इसको हम यूज कर सकते हैं सी आउट के अंदर भी और किसी वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं क्योंकि वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये देखिए ये जो फंक्शन है हम इस तरह नहीं लिख सकते सी आउट। अगर मैं इस तरह लिखूंगा एग्जीक्यूट करूंगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये देखिए एरर आ गया, नो मैच फॉर ऑपरेटर। वो कह रहे हैं जी ऑपरेटर के साथ मैच नहीं हो रहा सी आउट के साथ जो आप इसको करना चाह रहे हैं। तो ये फंक्शन चूंकि रिटर्न नहीं कुछ नहीं कर रहा है लिहाजा आप सी आउट के अंदर कर ही नहीं सकते। जब ये रिटर्निंग फंक्शन होगा वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन, फिर आप इसको सी आउट के अंदर भी यूज कर सकते हैं और इसकी वैल्यू किसी वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं। जी इफ वैल्यू ऑफ ए पैरामीटर चेंज इन फंक्शन इट डजंट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल वेरिएबल। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फंक्शन जो पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज कर दें तो ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ये देखिए जी एक फंक्शन हमने बनाया है इंक्रीमेंट 10 का। ये क्या कर रहा है कि एक वेरिएबल में 10 का जो है ना वो इंक्रीमेंट कर रहा है। अब मैं इस फंक्शन को लिखता हूँ, ये स्टार लाइन को बेशक हम रहने देते हैं, इधर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ इंटीजर इंक्रीमेंट 10। ये देखें जी इंक्रीमेंट 10 मैंने इसका नाम रख लिया और इसको एक मैंने पैरामीटर पास कर दिया n। फंक्शन का नाम रखने के भी वही असूल है जी जो वेरिएबल का नाम रखने के हैं। ये नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, स्पेशल सिंबल नहीं होगी, अंडरस्कोर यूज हो सकती है, स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं हो सकते, रिजर्व वर्ड, वो जो सारे रूल्स है ना वो इस पे अप्लाई होते हैं। तो इधर मैं क्या कर रहा हूँ जी n प्लस इक्वल टू 10, यानी कि n में हम वैल्यू 10 प्लस कर रहे हैं और उसके बाद उसको रिटर्न कर रहे हैं n को, उसके बाद n को रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा जी अब मेन के अंदर एक वेरिएबल हमने ए बी बनाया है, तो हम क्या करते हैं इसको मैं खत्म कर देता हूँ। इधर एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंटीजर ए और उसके बाद इंटीजर बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 5 मेरे हाथ रखा हुआ है, ए इज इक्वल टू 5 और बी इंक्रीमेंट 10 कॉल कर लेता हूँ मैं और इधर ए पैरामीटर जो है वो पास कर देता हूँ और सी आउट में बी करवा देता हूँ। अब ये देखें जी हो क्या रहा है, आपने एक वेरिएबल बनाया है ए, उसकी वैल्यू है 5। जब ये फंक्शन कॉल होगा इंक्रीमेंट 10 का फंक्शन जब कॉल होगा तो ए की वैल्यू पास होनी है इस n में।
ए की वैल्यू है 5, ये 5 पास होगी इस एन में, एन में आप क्या कर रहे हैं 10 प्लस कर रहे हैं, एन की वैल्यू हो जाएगी 15, उसके बाद ये रिटर्न कर देगा एन। अब ये जो 15 वैल्यू है रिटर्न होगी किस में सेव हो जाएगी जाके बी में, ये जो फंक्शन है ये रिटर्न कर रहे हैं ना कुछ वैल्यू, तो ये जो वैल्यू रिटर्न होनी है वो बी के अंदर सेव हो जाएगी, जब आप सी आउट बी करेंगे तो 15 प्रिंट हो जाएगा। अब जो देखें इसको प्रिंट एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो ये देखिए 15 प्रिंट हो गया। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट थी, द वैल्यू ऑफ पैरामीटर चेंज इन फंक्शन इट डजंट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल। तो इससे क्या मुराद है, ओरिजिनल वेरिएबल हमारा ए था जिसको हमने पास किया है, जो एन के अंदर जाके पास हुआ, फिर एन की वैल्यू में इंक्रीमेंट हमने कर दिया है, तो ए की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ए की वैल्यू 5 ही रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर इधर मैं इसको प्रिंट करता हूँ ए को, मैं इधर लिख लेता हूँ ए इज इक्वल टू ए, और इधर मैं लिख देता हूँ ए और बी दोनों की वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं जी, इधर मैं बी की वैल्यू प्रिंट करवा लेता हूँ। अब इसको एग्जीक्यूट करें, ये देखें ए 5 है बी 15 है, तो ओरिजिनल वेरिएबल ए था, ओरिजिनल वेरिएबल जो आपने पास किया है पैरामीटर इसमें फंक्शन में, तो ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर आप इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर के अंदर कुछ भी चेंजेस करें तो जो ओरिजिनल वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये आपने पॉइंट ध्यान में रखना है। अच्छा जी, जब जो वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन होते हैं उसमें आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है, इसको देखें, आपने एक सीक्रेट का फंक्शन बनाया और आपने क्या लिखा, इफ x इज ग्रेटर देन 5, अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो आपने रिटर्न करा देना 2 मल्टीप्लाई x, यानी कि 5 जो x की वैल्यू है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गई, रिटर्न हो जाएगी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं होती तो फिर ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। इस सिचुएशन में डिपेंड करता है कंपाइलर पे, बाज दफा वो सेम वेरिएबल रिटर्न कर देता है x जो ओरिजिनल वेरिएबल है, और बाज दफा उसमें कोई एरर भी आ सकती है। तो आपने कभी भी अगर इफ कंडीशन लगा रहे हैं फंक्शन के अंदर रिटर्न करने के लिए, तो आपने तमाम अल्टरनेट जोन से मुझे में रखने हैं। ये इसका करेक्ट वे होगा जी, आपने इफ x ग्रेटर देन 5, अगर 5 से बड़ी है तो 2x रिटर्न कर दे, अदरवाइज जो है वो रिटर्न x कर दे। अब ये देखिए दो रिटर्न स्टेटमेंट आ गई हैं। अब याद रखिएगा कि ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ना, ये उस वक्त एग्जीक्यूट होनी है जब इफ कंडीशन ट्रू होगी, और जो ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है ना तो फंक्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हुई है ना वो एग्जीक्यूट नहीं होती। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये रिटर्न कॉल हो जानी है, और तो 5 की जो x की वैल्यू है 2 से मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाएगी। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो फिर ये रिटर्न एग्जीक्यूट होगी और सेम वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन, अच्छा जी, रिटर्न स्टेटमेंट जो है ना वो सिर्फ एक वैल्यू जो है ना वो रिटर्न कर सकती है, ये याद रखना। रिटर्न स्टेटमेंट कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू, इफ यूज मोर देन वन वैल्यू विद रिटर्न स्टेटमेंट द लास्ट वैल्यू ऑफ द लिस्ट विल बी रिटर्न। तो अगर आप एक से ज्यादा लिखते हैं उसमें वैल्यूज, तो फिर जो लास्ट वैल्यू ना वो रिटर्न होनी है। तो आपने ज़हन में रखना है। फॉर एग्जांपल ये देखिए जी, ये जो फंक्शन है, अब मैं क्या करता हूँ रिटर्न n कर देता हूँ, और इधर मैं कर देता हूँ जी n 10 कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ जी 30। अब यहाँ पे एरर नहीं आएगी, लेकिन ये जो लिस्ट आपने लिखी है रिटर्न के साथ, जो लास्ट वैल्यू ना वो रिटर्न होगी। अब n में जो +10 आप करेंगे ना वो रिटर्न नहीं होना, 30 रिटर्न होना हमेशा। इसको एग्जीक्यूट करें, ये देखें a की वैल्यू 5 और b की 30, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि रिटर्न के साथ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखें, क्योंकि रिटर्न एक ही स्टेटमेंट एक ही वैल्यू आप कर सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं। तो ये लिस्ट अगर आप लिखेंगे तो याद रखिएगा लास्ट वैल्यू रिटर्न होनी है। अब आप ये देखिए जी, ये जो क्वेश्चन था व्हाई नीड फंक्शंस, हमें फंक्शन की यूज जरूरत है, चूंकि हमने फंक्शंस को पढ़ लिए, अब हमें ये पॉइंट ज्यादा अच्छी तरह समझ आएंगे। फंक्शंस हेल्प अस इन रिड्यूसिंग कोड रिडंडेंसी। रिडंडेंसी से मुराद ये होता है कि बार बार किसी चीज का रिपीट होना, तो कोड रिडंडेंसी जो सी ना उससे हम बच सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेम कोड अगेन अगेन वी क्रिएट अ फंक्शन एंड कॉल इट। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आपने स्टार्स प्रिंट करने हैं, तो अगर आपने प्रोग्राम में 10 जगह पे प्रिंट करने हैं, तो बजाय इसके कि 10 दफा वो फॉर लूप आप लिखें, आप उसको एक दफा लिख लें और जहां पे भी जरूरत है उसको कॉल कर लें। इससे ना कोड मेंटेनेंस इजी हो जाएगा। वी हैव टू मेक चेंजेस ओनली इन वन प्लेस। फॉर एग्जांपल अगर आपने फंक्शन वो जो स्टार प्रिंट करने 100 की जगह आपने प्रिंट करने हैं 50, तो सिर्फ एक फंक्शन में जाके आपने 100 या 50 कर देना है। अगर आपने उनको बार बार लिखा होगा तो फिर आपको हर जगह पे जाके उसको चेंजेस करनी पड़ती है, तो कोड मेंटेनेंस इजी हो जाती है फंक्शन के साथ।
फंक्शंस मेक कोड मॉड्यूलर। मॉड्यूलर से क्या मुराद है? कोड रीडिंग एंड यूजेज बिकम सिंपल एंड इजी। तो अगर आपने एक कोड लिखा है, आप किसी दूसरे प्रोग्रामर को देते हैं, उसे उसको समझना है, तो फंक्शंस के जरिए उसको समझना और उसको चेंज करना आसान हो जाता है। Functions provide abstraction, means we can use library functions without worrying their internal working। देखिए जिस तरह हम लाइब्रेरी फंक्शन यूज करते हैं, अब हमें नहीं पता कि इंटरनली वो कैसे इंप्लीमेंट हुए हैं। जिस तरह प्री डिफाइंड फंक्शन में हमने देखा था पावर का फंक्शन, हमने जस्ट फंक्शन यूज कर लिया, ठीक है कि नहीं। अब उसकी इंटरनल डेट का लिए हमें पता है। इसी तरह जो आप फंक्शन बनाते हैं, आपने फंक्शन बना के यूजर को दे देना है। अब यूजर के लिए दर्द सर नहीं है कि भाई फंक्शन के अंदर क्या है, उसको समझना उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उसने जस्ट वो फंक्शन यूज कर लेना है। तो इससे एब्स्ट्रैक्शन जो है वो प्रोवाइड होती है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोग्रामिंग का। ये जब आप नेक्स्ट कोर्स पढ़ेंगे ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वहां पे इसकी फर्दर डिटेल है। आप मेरा इसके लिए दूसरा कोर्स देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वहां पे एब्स्ट्रैक्शन को डिटेल से बताया गया है। अच्छा जी, एक एग्जांपल है, इसके बाद हम जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े एक एग्जांपल करते हैं। राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर्स। एक फंक्शन लिखे हैं जी जो दो नंबर्स को कैलकुलेट करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास दो नंबर होने चाहिए, तो हम दो नंबर बनाते हैं। इंटीजर n1 कह लें और n2, दो नंबर बना लिए। अब इनको इनपुट हमने करना है, तो सी आउट करते हैं जी, एंटर टू नंबर्स। दो नंबर्स इनपुट करने हैं, तो सी हमने निकाल लिया n1 और n2 को। अब हमने इनको ऐड करना है फंक्शंस के जरिए। तो इधर हमने एक अब फंक्शन बनाना है। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो फंक्शन है ये क्या कैलकुलेशन कर रहा है। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि दो नंबर्स को ऐड करें। अब वो जो दो नंबर्स हैं वो किस टाइप के हैं, वो इंटीजर टाइप के हैं। लिहाजा ये जो फंक्शन है ये इंटीजर टाइप का हमें आंसर इससे रिटर्न करना है। लिहाजा इसके रिटर्न टाइप आपने रखने हैं इंटीजर। अब इसका नाम कोई भी आप मीनिंगफुल नाम रख सकते हैं। मैं इसका नाम रख लेता हूँ सम, इंटीजर सम। अब इससे दो नंबर्स को ऐड करना है। अब वो नंबर्स आपने पैरामीटर के जरिए पास करने हैं। तो आप लिखते हैं इंटीजर n1 और इंटीजर n2। तो आप सेम वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। n1 n2 जो आपने मेन में यूज किया है वो डिफरेंट भी कर सकते हैं, लेकिन ये n1 n2 डिफरेंट होंगे, ये डिफरेंट होंगे, ये ध्यान में रखना है आपने। ये n1 n2 लोकल वेरिएबल है, सिर्फ इस सम के अंदर अवेलेबल होंगे। ये n1 n2 मेन वाले हैं, ये डिफरेंट है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ जी, सिंपल मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, रिटर्न n1 प्लस n2। मुझे इन दोनों का सम चाहिए था, तो मैंने रिटर्न में लिख दिया। रिटर्न के अंदर आप कैलकुलेशन भी लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इधर एक नया वेरिएबल बनाएं, इंटीजर, इस तरह इंटीजर s क्या ले इज इक्वल टू n1 प्लस n2, और इधर आप रिटर्न करवा दें s को। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, और आप इस तरह भी कर सकते हैं, n1 n2 को भी रिटर्न करवा सकते हैं। अब ये जो दो नंबर इनपुट किए हैं, तो आप सी आउट, अब चूंकि ये वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन है, इसको डायरेक्टली आप सी आउट में भी यूज कर सकते हैं। तो अगर इधर मैं लिख दूं सम ऑफ टू नंबर्स, अब ये आप इसके अंदर सम का फंक्शन कॉल कर सकते हैं और इसको n1 और n2 पास कर दे। तो अब ये इसकी वैल्यू जो सी है ना वो इधर प्रिंट हो जाएगी। इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। तो एंटर टू नंबर्स, मैं लिखता हूँ जी 21 और इधर मैं दे देता हूँ जी 4। तो ये देखिए सम ऑफ टू नंबर्स 25 आ गया। तो इस तरह आप फंक्शन बना सकते हैं जी। अब ये देखिए हम फंक्शन बनाते जा रहे हैं, तो बाकी जो फंक्शन है जिनको हम कॉल नहीं कर रहे बेशक वो पड़े रहे, कोई ऐसा मसला नहीं। हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये थी एग्जांपल 1। एग्जांपल 2 क्या है जी, राइट अ फंक्शन लार्जर विच विल कैलकुलेट एंड रिटर्न द लार्जर ऑफ टू नंबर्स। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक फंक्शन लिखना है, उसका नाम हमें बता दिया गया है, नाम है उसका लार्जर। अब हमने इसका नाम लार्जर ही रखना है, हम कोई और नाम नहीं रख सकते। जब क्वेश्चन में हमें नाम बता दी जाए तो हमने वही नाम यूज करना है। विच विल कैलकुलेट एंड रिटर्न द लार्जर ऑफ टू नंबर्स। अब यहाँ पे इन्होंने हमें डेटा टाइप नहीं बताई हुई कि आपने किन दो नंबर्स को कंपेयर करना है। तो जहां पे ना बताया जाए ना, तो वहां पे आप इंटीजर कंसिडर कर लिया करें। तो इधर मैं क्या करूंगा, दो नंबर्स हैं, रिटर्न टाइप इसकी होगी इंट, क्योंकि इसने रिटर्न करना है लार्जर, इसका नाम हम रख लेते हैं लार्जर। तो इंटीजर n1, दो पैरामीटर पास करने हैं, इंटीजर n2। अब इसमें से लार्जर कैसे आपने करना है, तो सिंपल इधर इफ स्टेटमेंट यूज हो जाएगी। इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, ग्रेटर देन इक्वल टू n2, अगर ये n1 n2 से बड़ा है या बराबर है, तो इधर लिखते हैं रिटर्न n1 को हम रिटर्न कर दें। एल्स की सूरत में हम रिटर्न कर देंगे n2 को। तो ये सिंपल फंक्शन था। अब यदि
एंटर टू नंबर्स, इधर हम लिख दें सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, और सी आउट में हम लिख लेते हैं बैक स्लैश एन करके लार्जर नंबर इज, अब इधर आप लार्जर को कॉल कर ले लार्जर, और इधर n1 और n2 पास कर दे, तो जो इनमें से लार्जर है ना वो रिटर्न हो जाएगा। आप इनको किसी वेरिएबल में भी सेव कर सकते हैं और इस तरह डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करें, तो दो नंबर मैं लिख देता हूँ जी 15 दूसरा लिख देता हूँ जी 20। तो ये देखिए सम ऑफ टू नंबर्स 35, लार्जर नंबर इज 20। तो इस तरह आप लार्जर का फंक्शन यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए फंक्शन कंपेयर 3। अब देखिए फंक्शन का नाम हमें बताया गया है कंपेयर 3, नाम हमने ये रखना है विच विल रिटर्न द लार्जर नंबर अमंग 3 नंबर्स। तो 3 नंबर में से जो लार्जर है वो हमने बताना है कंपेयर 3 के जरिए। तो इसके लिए क्या करना है आपने, इसके लिए आपने इसी तरह इंटीजर कंपेयर 3 का फंक्शन बनाना है। अब इसमें 3 पैरामीटर पास कर देने, इंटीजर n1, इंटीजर n2 और इंटीजर n3, 3 पास कर दे। अब इसके लिए वही लॉजिक आप यूज कर सकते हैं जो आपने पहले पढ़ी हुई है, इफ n1 is greater than equal to n2 and n1 is greater than equal to n3। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो रिटर्न कर देगा n1, एल्स इफ लगा ले n2 is greater than equal to n1 and n2 is greater than equal to n3, तो रिटर्न कर दे n2। एल्स एल्स की सिचुएशन में अब आपको पता है n3 सबसे बड़ा है, तो रिटर्न कर दे n3। तो ये सिंपल आप इधर लिख सकते हैं। अब आप इधर लिख दे एंटर 3 नंबर्स, 3 नंबर्स। अब इधर आप सीन कर ले 3 नंबर्स को, अब हमें तीसरा नंबर इधर डिक्लेयर करना पड़ेगा n3। अब इसको हम कमेंट कर देते हैं लार्जर नंबर इज, अब आप इधर इसको फंक्शन को कॉल करने लार्जर क्या नाम रखा था इसका कंपेयर 3। अब जो आपने इसका नाम रखा है इधर वही आपने यूज करना है और इधर 3 पैरामीटर पास कर दे n3। अब इसको एग्जीक्यूट करें, तो इधर मैं पहले लिखता हूँ जी 23, दूसरा लिखता हूँ 41 और उसके बाद लिखता हूँ जी 10। तो ये देखिए जी लार्जर नंबर इज 41। अब एक अप्रोच तो ये है जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, लेकिन एक और भी अप्रोच है वो भी आपको पता होनी चाहिए। हम ये जो आपने जो फंक्शन बनाया है लार्जर का, इसको भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे, इस कोड को मैं डिलीट कर देता हूं। हम इधर यूज कर सकते हैं इंटीजर लार्ज, एक लार्ज बना लेते हैं। अब इसको हम क्या साइन कर देते हैं, अब हम देखेंगे ये जो लार्जर फंक्शन है इसको कॉल कर सकते हैं लार्जर। अब हम इसको पैरामीटर, अब देखिए ये जो फंक्शन है इसको तो हम 2 पैरामीटर पास कर सकते हैं ना। तो पहला पैरामीटर तो हो गया n1 जो हमने इसको पास किया है। अब दूसरा पैरामीटर क्या होगा, यहाँ पे हम दोबारा फंक्शन को कॉल कर सकते हैं लार्जर को। लार्जर इधर हम पास कर देते हैं n2 और n3। ये देखिए अब ये लार्जर जो है n2 और n3, ये जो फंक्शन है ये हमें बता देगा कि n2 और n3 में से लार्जर कौन सा है। यहाँ पे हमें एक वैल्यू रिटर्न हो जाएगी या n2 या n3, फिर ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा लार्जर, और फिर ये उन दोनों में से जो लार्जर है वो हमें रिटर्न कर देगा। और इस तरह भी हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इसको हम अगर एग्जीक्यूट करें तो ये देखिए मैं 3 नंबर एंटर करता हूँ जी। पहले मैं लिखता हूँ जी 50, दूसरे नंबर पे 30 और फिर उसके बाद 20। तो ये देखें जी 50 जो है वो लार्जर 50। तो ये दोनों अप्रोचेस हैं, आपको दोनों का पता होना चाहिए कि हम कैसे यूज कर सकते हैं लार्जर के लिए। जी ये था आज हमारा फंक्शंस के बारे में लेक्चर। उम्मीद है आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने मुझे कमेंट में मुझे ये भी बताना है कि ये जो लार्जर के लिए हमने अप्रोच यूज किया है, 2 अप्रोच यूज किए ना, आपको पहली अप्रोच इजी लग रही है कि दूसरी अप्रोच इजी लग रही है, ये आपने मुझे जरूर बताना है कमेंट्स में। तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। शुक्रिया।